If you want to grow through life rather than go through life, you should know your personal ability. हर इंसान की एक्सरसाइज करने की अपनी क्षमता है. आप जाते ही डेडलिफ्ट शुरू कर देंगे तो जो चेकरेन है पीछे वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को, डिस्क को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती. विटामिन डी और कैल्शियम बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है और विटामिन B12 नसों की हेल्थ के लिए ज़रूरी है. कौन सा ऐसा स्पाइन का पेन है जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए? अगर आपको रात को आप सो चुके हो और उस सोने के घंटे 2 घंटे बाद स्पाइन में गर्दन से लेके पीठ तक कहीं पे भयानक दर्द हो और वो दर्द आपकी नींद तोड़ दे और वो मूवमेंट से थोड़ा और एग्रेवेट हो उस टाइम पर, उसमें आपके स्पाइन में इन्फेक्शन या कैंसर भी हो सकता है. जैसे कि हमारे देश में टीबी इन्फेक्शन स्पाइन में हो जाता है, दवाइयों से अमूमन 90% टीबी हो जाता है ठीक, लेकिन लोग उस समय तक इंतजार करते हैं जब तक उनका चलना फिरना बंद हो जाए. टुडे अ डॉक्टर हैज टू नॉट जस्ट look at the patient but see the patient. औरतों को ये पता रहना चाहिए कि हमारा पीक बोन मास वो 30 और 35 के बीच तक ही बढ़ सकती है, उसके बाद नहीं बढ़ती. पेन किलर्स का ओवर यूज, मिस यूज या अब्यूज बहुत ज़्यादा है. ये दवाइयाँ इन द लॉन्ग रन आपके किडनीज को, आपके लिवर को, आपके स्टमक को, आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर देंगी. नमस्कार, द जर्नी विद इन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, मेरे यानी शोभा राणा के साथ. मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ. द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का मकसद है कि आपकी द जर्नी विद इन करने में हेल्प कर सके. द जर्नी विद इन मतलब अपने खुद की तरफ अंतर यात्रा, अपने आप को बेहतर समझना, आप किस तरह से अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ इवेंट्स को प्रोसेस करते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ का नज़रिया बिल्ड करते हैं, उसकी एक गहरी समझ पैदा करना. ये करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पूरा का पूरा अवेयरनेस हो पाए कि आज आप कहाँ पर हैं लाइफ में, ताकि जहाँ आप जाना चाहते हैं, जिस ड्रीम को आप अचीव करना चाहते हैं, जो आप मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, वहाँ तक जाने का रास्ता तय हो पाए. इस रास्ते को तय करने के लिए आज की बहुत गहरी समझ होना ज़रूरी है. सो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस पॉडकास्ट. और हम ये समझ पैदा कैसे करते हैं? हाउ डू वी डू द जर्नी विद इन? वी डू इट थ्रू इंटरेक्शंस विद आवर गेस्ट एंड शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड स्टोरीज विद यू. हमारे जो गेस्ट हैं यहाँ पर आकर वो अपनी लाइफ जर्नीज़, अपनी जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे ब्रेक थ्रूज और ट्रांसफॉर्मेशन कॉज किए, उसके बारे में बात करते हैं. और लाइफ का जो हमारा नज़रिया है वो बनता कैसे है, उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं. आज मेरे साथ हैं डॉक्टर राम चड्ढा, जो कि एक बहुत पॉपुलर ऑर्थोपेडिक स्पाइनल स्पेशलिस्ट हैं. ये बैक पेन और नेक पेन, जो कि एक बहुत कॉमन इशू बन चुका है हम में से बहुत सारे लोगों के लिए, उसका इलाज करते हैं और साथ ही साथ ज़रूरत पड़े तो सर्जरी भी करते हैं. लगभग 35 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस, और आज उस एक्सपीरियंस में से हम कोशिश करेंगे आपके कोर इश्यूज़ जो कि स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हैं उनको एड्रेस करने की. और हम देखेंगे कि ये स्पाइन जो है, जो कि मैं तो योग की स्टूडेंट रही हूँ, और अगर स्पिरिचुअलिटी के एंगल से भी देखें तो स्पाइन इज़ योर गेटवे टू अटेन योर मैक्सिमम पोटेंशियल. आपके स्पाइनल कॉर्ड के बॉटम पे कहते हैं कि कुंडलिनी एनर्जी का वास होता है. तो स्पाइन के अंदर बहुत सारे ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं, ऐसे पोटेंशियल हैं जिसमें अगर आप टैप करें तो आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को एलिवेट कर सकते हैं. तो आज ये लेंस मेडिकल भी होने वाला है और थोड़ा फिलोसॉफिकल भी होने वाला है. सो लेट्स मीट डॉक्टर राम चड्ढा ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट. नमस्कार. नमस्कार डॉक्टर चड्ढा, सो हैप्पी टू मीट यू. आप पिछले 35 इयर्स से स्पाइन को देख रहे हैं, अलग अलग लोगों की आपने स्पाइन्स को ऑब्जर्व किया है, नेक पेन, बैक पेन को आपने लोगों को निजात दिलाने में मदद की है.
सबसे पहले मैं समझना चाहूँगी कि स्पाइन का हमारी ओवरऑल बॉडी में और ओवरऑल वेलबींग में क्या इम्पैक्ट है। यू कैन स्टार्ट विद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइन और वो कैसे इम्पैक्ट होता है और हम कैसे समझें। देखिए, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारे मस्तिष्क या स्कल से जानकारी भेजती है दिमाग से हाथों और पैरों में, उसमें एक इलेक्ट्रिकल केबल स्पाइनल कॉर्ड चलती है। स्पाइनल कॉर्ड गर्दन से आपकी टिप ऑफ द टेल बोन, कॉक्सिक्स, कुंडलिनी जो आपने अभी कहा, वहां तक जाती है। अभी कुंडलिनी से लेकर ऊपर तक आप उसको जिस तरह कहें, हम कहेंगे कॉक्सिक्स, फिर लंबर स्पाइन, उसके ऊपर थोरैसिक स्पाइन, उसके ऊपर सर्वाइकल स्पाइन, उसके ऊपर मेडुला ऑब्लोंगाटा। आप कुंडलिनी वाले कहेंगे नीचे से शुरू करके के वेरियस एलिमेंट्स होते हैं हमारे। नीचे आपका अर्थ होता है, उसके बाद उसके ऊपर वाटर होता है, उसके ऊपर फायर होता है, उसके ऊपर ईथर आपका एयर होता है, उसके ऊपर आपका ईथर होता है, उसके ऊपर आप कहते हैं कि किसी किस्म की एक सुषुम्ना या थर्ड आई होती है। जिस तरीके से आप देखें, ये हमें इंसानों को बाइपीडल यानी दो पैरों और दो हाथों को अलग करता है। जिस तरीके से हम बाकी जानवरों से अलग हैं, यानी हम भी सोशल एनिमल हैं, जानवर हैं, लेकिन हमारे में एक क्षमता है कि सिर्फ पेन और प्लेजर यानी दर्द और खुशी के बीच सही और गलत की भी तुलना कर सकें। इस सही और गलत की तुलना को हाथों और पैरों तक पहुंचाने की क्षमता इस स्पाइनल कॉर्ड में होती है। अब ये दिमाग का हिस्सा है और ये आपको मूवमेंट और सेंसेशन यानी हिलना झुलना और महसूस करना, ये दोनों चीजों के काबिल बनाता है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे यूरिन मोशन पे कंट्रोल ये स्पाइनल कॉर्ड के जरिए से हम रखते हैं, जो हमें एक सोशली एक्सेप्टेबल इंसान या ह्यूमन बीइंग बनाता है। ये स्पाइनल कॉर्ड है। चूंकि गर्दन से हाथों में क्षमता जाती है और रीढ़ की हड्डी से नीचे आते आते पैरों में क्षमता जाती है, अगर कहीं पे इस ट्रैफिक का जैम हो जाए, यानी जो दिमाग से संदेश आ रहे हैं या हाथों पैरों से वापसी का जो रास्ता है, कहीं पे कोई बेंड आ जाए, रुकावट आ जाए, तो लोगों को गर्दन या कमर में नुक्स हो सकता है, जिससे नेक या लोअर बैक प्रॉब्लम्स या दुख कहते हैं, जो हमारे पास इंसान आता है कि मेरा गर्दन दुख रही है या कमर दुख रही है या हाथों में किसी किस्म की झुंझुनाहट आ रही है, पैरों में खिंचाव आ रहा है। इस किस्म के लोग 35 सालों से मैं देखता हूं और अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि उन्हें थोड़ा आराम दूं। बैक एंड नेक पेन्स जो हैं बहुत कॉमन हो गए हैं, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट बैक पेन ओनली। बैक में कौन कौन से एरियाज पे कॉमनली पेन्स होते हैं और किस तरह के होते हैं? बैक, हम अब लोअर बैक का बात कर रहे हैं, जो नीचे का हिस्सा होता है कमर का। कमर में सबसे जो कॉमन चीज होती है वो होती है स्लिप डिस्क, गद्दी का अपनी जगह से खिसकना। अब गद्दी होती क्या चीज है? गद्दी एक गोल किस्म का डिस्क होता है। अगर आप देखें तो जैसे किसी किस्म का छोटा सा बिस्किट हो या एक रसमलाई का टुकड़ा हो, गोल सा, उस किस्म का होता है और उसमें शॉक अब्जॉर्बिंग की कैपेसिटी होती है। ये शॉक अब्जॉर्बर दो हड्डियों के बीच में वर्टिकल लोडिंग यानी ऊपर से नीचे अगर कोई चीज हिल रही हो उसको बर्दाश्त करने की क्षमता देता है, और इसके साथ साथ
आगे पीछे झुकने की, यानी मूवमेंट करने की, फ्लेक्सिबिलिटी करने की, आगे पीछे, साइड टू साइड, रोटेशन, इन सब की क्षमता इंसान को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कमर में 5 हड्डियां होती हैं, लंबर 1, लंबर 2, लंबर 3, लंबर 4 और लंबर 5। उसके नीचे एक सेक्रम त्रिकोणी हड्डी होती है। ज्यादातर तकलीफें कमर की या गर्दन की मिलाकर तकरीबन 60% इस एरिया में होती हैं, क्योंकि ये लोअर पार्ट ऑफ द बैक है, ये फाउंडेशन है हमारी पूरी स्पाइन का। यहां पर जब ये गद्दी का टुकड़ा अपनी जगह से हिल जाए, डिफॉर्म हो जाए, इसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाए, तो वो जाके नस को छेड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही इस गद्दी के टुकड़े ने उस हड्डी, 2 हड्डियों के बीच से निकलकर नस पे किसी किस्म का वार किया, तो शुरुआत में पीठ में और आगे जाके जिस तरफ गया है उस पैर में खिंचाव आ सकता है। तो स्लिप डिस्क जो सबसे कॉमन चीज है लोअर बैक में, वो आपके शॉक अब्जॉर्बर की इलास्टिसिटी पर जब एक किस्म का चैलेंज हो जाए और उसका एक हिस्सा फूल के, जिसको हम अंग्रेजी में बल्ज कहते हैं, फूल के थोड़ा बाहर आके नस को छेड़े, तो उसको स्लिप डिस्क माना जाता है। और जब पैर में खिंचाव आए तो उसको साइटिका नाम देते हैं। ये दोनों शब्द आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि अमूमन जिसको लोअर बैक प्रॉब्लम है वो कहते हैं हमें स्लिप डिस्क हो गया, कोई कहता है हमें L4 L5 का स्लिप डिस्क हो गया। सही बात है, बहुत कॉमन है चौथी और पांचवी हड्डी के बीच में। और कोई कोई लोग कहते हैं स्लिप डिस्क हुआ था लेकिन वो साइटिका अभी तक गया नहीं है, तो पैर का खिंचाव नहीं जाता। तो सबसे कॉमन चीज है स्लिप डिस्क। तो डॉक्टर साहब, जब स्लिप डिस्क हो जाता है तो क्या बॉडी में ऐसी कैपेसिटी है कि उसको रिस्टोर कर सके उसकी पुरानी पोजीशन पर, या फिर यहाँ पर एक डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है, एक मेडिकल इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी हो जाता है? बहुत अच्छी। 80 से 90% लोग समय के साथ ये स्लिप डिस्क से ठीक हो जाते हैं अपने आप? एग्जैक्टली। अब वो अपने आप का मतलब जो है वो समझना जरूरी है। मैंने क्या कहा इसमें? समय के साथ। आज हम एक ऐसी जनरेशन से जूझ रहे हैं जिनको सुबह ऑर्डर दिया और दोपहर को वो चीज सामने चाहिए। मैं 60 साल का हो गया हूं, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं, बच्चों की उम्र के जो मेरे दोस्त हैं और जो यंगस्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि हमने सुबह ऑर्डर किया 2 घंटे में आ जाना चाहिए। देखिए, हमारा जो शरीर है उसमें जो नियम है वो ऊपर वाले ने बनाए हैं। और अगर मुझे कोई यंगस्टर आके कहता है कि सर स्लिप डिस्क होगी, हफ्ते भर से नहीं जा रही है, तो मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेटा 3 से 6 हफ्ते कम से कम लगते हैं, 6 से 12 हफ्ते भी लग सकते हैं। 80 से 90% लोग, मैंने आपको क्या कहा, वो जो गद्दी है, डिस्क है, रसमलाई का टुकड़ा है, वो अपनी जगह से सूजा है। अगर बचपन में हमने चाटें खाए अपने माँ बाप से, वो जो चाटा लगता है उस पर जो मानसिक तकलीफ है वो तो बहुत दिनों तक रहती है, लेकिन सूजन 3-4 दिनों में कम हो जाती है। उसी तरह जब वो डिस्क स्लिप होती है, पहले हफ्ते 10 दिन तक कमर में भी दर्द होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कमर का दर्द कम होता है, पैर का दर्द रह जाता है, और जैसे मैंने कहा 80 से 90% लोग समय के साथ ठीक हो जाते हैं। अब उस जर्नी को, जैसी आपकी इनर जर्नी है, उस जर्नी 3 से 6 हफ्तों की किस तरह हम कंफर्टेबल कर सकें, उसमें इलाज आता है। अब वो इलाज मेरे हिसाब से कम इन्वेजिव, यानी कम से कम शरीर पे वार करने वाला, और कम से कम आपको नॉन फिजियोलॉजिकल यानी फंक्शनली डिप्राइव करना। पहले जमाने में लोग कहते थे 6 हफ्ते सो जाओ, बिस्तर पकड़ लो। नहीं जी, हमारा आज काम है कि हम यंगस्टर को, जवान को, नौजवान इंसान को उतनी क्षमता दे कि वो अपना दिनचर्या कर सके। तो कम से कम दर्द कम करने वाली दवाइयां जो आपके ऊपर किसी किस्म का साइड इफेक्ट ना करें, और आपको बताया जाए क्या करिए क्या ना करिए।
स्लिप डिस्क 80 to 90% लोग, 80 से 90% बिना सर्जरी, बिना इन्वेजन के ठीक हो जाते हैं। केवल 10 से 20% जो अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश ठीक ना हो, उनको आगे जाके कुछ ना कुछ अगर जरूरी पड़ा तो सर्जिकल किया जाता है। तो जो ये स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होता है ये रिकरिंग भी होता है, बार बार हो सकता है? अगर आपको एक बार हो गया तो आप ज्यादा प्रोन हो जाएंगे? बहुत बढ़िया सवाल, एब्सोल्युटली बिल्कुल होता है। आपने जो कहा वो 100% सही है। एक मर्तबा आपका जो आउटर सरफेस है डिस्क का वो कमजोर हो जाए तो उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। अगली मर्तबा उसी डिफॉर्मिंग फोर्स से, उसी कारण से वो जो कमजोर कड़ी है वो दोबारा खुल सकती है। बेसिकली ये रबर बैंड जैसी चीज है। रबर बैंड जब आप पहले दिन लगाओ या इलास्टिक चीज आप पहली दफा इस्तेमाल करो और वही चीज जब आप 100 या 1000वें बार इस्तेमाल करो तो उसकी एक इलास्टिसिटी कम हो जाती, कमजोर हो जाता है। उसी तरह अगर आपका डिस्क का एक हिस्सा एक मर्तबा कमजोर हो गया है, हील होने के बावजूद आपने वही गलती दोबारा की, तो वो हिस्सा दोबारा आपको तकलीफ दे सकता है। कौन कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से स्लिप डिस्क होता है? अमूमन हर इंसान की एक यूनिक या इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है कुछ करने की। कोई बंदा 10 किलो वजन उठा सकता है, कोई बंदा 100 किलो उठा सकता है। अब अगर जिसकी क्षमता 10 किलो है वो 15 उठाएगा तो उसको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि उसके टिश्यूज, अब मैं डिस्क को टिश्यू बोल रहा हूं, उसके इर्द गिर्द मसल्स को भी इकट्ठा करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप कोई भी वजन उठाते हो, अगर आपकी जो गार्ड्स हैं जिसको हम पैरास्पाइनल मसल कहते हैं वो स्ट्रांग हो तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी डिस्क पे नहीं पड़ेगा। बट अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, आप दिन भर काउच पोटैटो हो, लेटे रहते हो, सिडेंट्री लाइफस्टाइल। सिडेंट्री लाइफस्टाइल है आपका, कभी हम सैर पे नहीं गए, कभी हमने स्विमिंग नहीं, कभी साइकिलिंग नहीं की, कभी माँ बाप की हमने मदद नहीं की, हमने हर चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर किया, कुछ किया ही नहीं हमने फिजिकल एक्टिविटीज। आजकल बहुत लोग ऐसे हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और कोविड ने हमें कारणवश कर दिया था बीच में। बट आज अगर आपके मसल स्ट्रांग हैं तो आप वो 10 किलो की क्षमता को 12, 12 को 16 आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी 10 किलो की क्षमता और आपने कुछ नहीं किया तो वो 10 की 8, 8 की 6 हो जाएगी, और फिर आप जो चीज 2 साल पहले उठा सकते थे वो गलती से उठाओगे और वो हिस्सा आपकी गद्दी का कमजोर डायरेक्टली होके वहां से ओपन आउट हो जाएगा। तो अगर कोई इंसान का डिस्क कमजोर हो, गद्दी कमजोर हो, तो उस हिस्से को लोड करने से तकलीफ बढ़ती है। अब इस समय आप और मैं बैठे हैं, हमारी डिस्क एक एक्स अमाउंट ऑफ प्रेशर सस्टेन कर रही है। अगर हम लेट जाते हैं तो वो प्रेशर कम हो जाता है। अगर हम आगे झुक के वजन उठाते हैं तो इससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप एक चीज अपने जहन में लाइए कि हमारे कमर में एक टूथपेस्ट की ट्यूब है जिसका ढक्कन कहीं गिर गया, और वो टूथपेस्ट की ट्यूब का जो मुंह होता है वो पीछे की तरफ है। अगर हम आगे झुकेंगे तो वो थोड़ा सा टूथपेस्ट एक तरफ राइट या लेफ्ट पे बाहर आ सकता है। अगर हम यूं या यूं ट्विस्ट करेंगे तो भी वो चीज बाहर आ सकती है। लेकिन अगर हम पीछे की तरफ झुकेंगे तो वो ट्यूब बाहर नहीं निकलेगा उसमें से टूथपेस्ट। ये अगर हम अपने जहन में रखें तो हम हर उस एक्टिविटी को मॉडिफाई कर सकते हैं जहां पे गलती से वो टूथपेस्ट बाहर ना आ जाए ट्यूब से। आपकी बात समझ में आ रही है? जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि सामने की तरफ झुकना, फॉरवर्ड बेंडिंग को अवॉइड करना चाहिए, ट्विस्टिंग को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे मुड़ के जो कर सकते हैं उस तरह के पोस्चर्स, एक्सरसाइजेस, योगासन्स उसमें हेल्प करेंगे। बिल्कुल। और मुझे खुशी हुई सुनकर, जैसे आप इंट्रोड्यूस कर रही थी, कि आप योग के बारे में जानती हैं और आप इसको प्रैक्टिस भी कर चुकी हैं और आप ट्रेंड हैं। अब मैं डिटेल्स नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि फॉरवर्ड फ्लेक्शन और
रोटेशन में स्लिप डिस्क होने की चांसेस बढ़ जाते हैं और एक्सटेंशन में कम हो जाते हैं। अब इसमें कौन सा योग आता है वो आप बेहतर बना सकते हैं मुझसे, लेकिन जब आप बैक एक्सटेंशन करते हैं तो आप अच्छे रहते हैं। फॉरवर्ड फ्लेक्शन, आगे झुक के कुछ करते हैं या लोअर लेवल पे कोई चीज़ करते हैं तो तक। डॉक्टर साहब, इसी रीज़न की वजह से बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं उनकी लोअर बैक में अक्सर पेन रहता है, क्योंकि जिम के बहुत सारे एक्सरसाइजेस फॉरवर्ड बेंडिंग को लेकर होते हैं। डेडलिफ्ट्स जो कि एक बहुत पॉपुलर एक्सरसाइज है, उसमें आप वज़न उठाते हो आगे झुक कर, और बहुत सारे लोग बेल्ट भी लगा के उठाते हैं ताकि वो सपोर्ट कर पाएँ अपने स्पाइन को, लेकिन फिर भी एक लोअर बैक में एक एक पेन हो जाता है। तो आई थिंक इस कॉन्वर्जेसन के थ्रू जो एक्शनेबल यहाँ पे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको मिल रहा है वो ये है कि फॉरवर्ड बेंडिंग वाली चीज़ों को थोड़ा केयरफुली करना चाहिए। और आजकल क्या है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारी एक्सरसाइज ईगो से भी ड्राइव होती है। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग, मैं तो 20 केजी से डेडलिफ्ट कर लेता हूँ, मैं 50 से कर लेता हूँ, मैं 80 से कर लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने आप से कनेक्ट करना, और जो द जर्नी विद इन जिसकी मैं बार बार इस पॉडकास्ट पे बात करती हूँ, अगर आप वो देखें तो शायद आप महसूस कर पाएंगे कि आपको कितने की ज़रूरत है, कहाँ तक जाने की ज़रूरत है, और कहाँ तक आपकी बॉडी आपको सिग्नल करना शुरू हो जाती है कि मैं अभी खुश नहीं हूँ इस वेट को उठाकर। तो आई थिंक एक जो हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि पुश थ्रू द पेन, पेन के थ्रू निकलो, पेन के थ्रू ही ग्रोथ होगी, जो कि बिल्कुल सही भी है, क्योंकि पेन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ ऑल्सो। लाइफ के किसी भी एरिया में, सिर्फ जिम की ही बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ फिजिकल पेन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इमोशनल पेन हो, चाहे मेंटल पेन हो, चाहे फाइनेंशियल पेन हो, जब हम किसी पेन के थ्रू गुजरते हैं तो हमारी ग्रोथ भी वहीं से होती है। तो यहाँ पर जो अगला सवाल आता है वो ये आता है कि कैसे पता चले कि कौन सा पेन जो है ये मुझे ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, तो इसके थ्रू पुश करना चाहिए, और कौन सा पेन जो है मुझे डिक्लाइन की तरफ लेके जा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है मेरी बॉडी को, मेरी स्पाइनल हेल्थ को, मुझे ये नहीं करना है। हाउ डू आई डिफरेंशिएट बिटवीन द गुड पेन दैट इज लीडिंग मी टू द ग्रोथ एंड द बैड पेन दैट इज इंजरिंग माई स्पाइन? मुझे सवाल बहुत अच्छा लगा। ईगो, ईगो मेरे लिए अंग्रेजी शब्द है जो एक एक्रोनिम है, ई जी और ओ। ई जी ओ का मतलब है इजेक्टिंग गॉड आउट। आप अपने आप को इतना महान, इतना बड़ा समझते हो कि आपके अलावा दुनिया में और कोई नहीं है, उसको ईगो मानते हैं। एक अहम होता है। एक शब्द है सैवेज और एक शब्द है सेज। सैवेज होता है SAVAGE। अगर उसमें से आप V और A निकाल लो तो सेज बन जाता है। सैवेज भयानक इंसान होता है, सेज सन्यासी होता है। और V और A का मतलब क्या है? वैनिटी और अहम। हर इंसान को अपने आप पे बहुत अहम है, अहंकार है, और वो अपने आप को इम्प्रूव करने की बजाय अपने आप को प्रूव करना चाहता है। वो अपने आप को दूसरे से बेहतर करना चाहता है। एक सर्जी बुक का था जिसने अपने खुद का रिकॉर्ड 35 बार तोड़ा था, पोल वॉल्ट का। अब एक अरमान डुप्लांटिस है जिसने अपना ही रिकॉर्ड 8 बार तोड़ा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसको फिर पोल वॉल्ट में 6.24 चढ़ गया वो। ये लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। बाकी जितने लोग जिम जा रहे हैं वो प्रूव कर रहे हैं, वो अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पीपल हैव ईगो ऑफ देयर नॉलेज। मैं इतना कुछ कर सकता हूं, बट दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ देयर ईगो। हमें सबको पता होना चाहिए हम कितने गर्म पानी से नहा सकते हैं। मैं सिंपल चीजें बोल, हम नहाते हैं अगर गर्म पानी से तो हम हाथ उंगली डाल के देखते हैं कितना गर्म है, या शावर में पहले उंगली डाल के देखते हैं कि कितना गर्म है, फिर उसको मॉडिफाई करके उतने ही गर्म पानी से नहाते हैं जितना। अच्छा, मैं अलग से नहाऊंगा, कोई और अलग से नहाएगा। खाने में कितनी मिर्च डालनी है वो भी पर्सनल है। उसी तरह इफ यू वांट टू ग्रो थ्रू लाइफ रादर देन गो थ्रू लाइफ, यू शुड नो योर पर्सनल एबिलिटी। हर इंसान की
एक्सरसाइज करने की अपनी क्षमता है, अपना एक लेवल है. यस, ही हैज टू एस्पायर टू इम्प्रूव, लेकिन ओवरनाइट इम्प्रूवमेंट नहीं होती, बहुत बेबी स्टेप्स के साथ होती है. आपने जैसे कहा, शुरू करिए एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस से. एक दफा आपके एक्सटेंसर स्ट्रांग हो जाएं, पैरास्पाइनल मसल स्ट्रांग हो जाएं, तब आप फ्लेक्सर्स पे कंसंट्रेट करिए. आप जाते ही डेडलिफ्ट शुरू कर देंगे तो जो चेकरेन है पीछे, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को, डिस्क को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती. तो पहले समय लीजिए एक्सटेंसर्स. आपका क्रिकेटर भी जब बैटिंग करने जाता है तो पहले डिफेंस सीखता है, फिर जाके वो शॉट मारता है अटैक का. उसको विकेट अपनी ना जाए वो पहले देखना है, बनिस्बत के मैं 100 रन कर लूं. उसी तरीके से अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो योग हो, वो किसी किस्म का पिलाटिस हो, वो किसी किस्म के अलग अलग किस्म के आजकल एक्सरसाइज, एरोबिक, एनोरोबिक, बहुत कुछ होता है. आप पहले अपने चेकरेन को, अपने गार्ड्स को स्ट्रेंथन करिए, अपने पैरास्पाइनल मसल को स्ट्रेंथन करिए, अपने कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करिए. तब जाके आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए. आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब मैं तो सिर्फ 15 किलो उठा रही थी और मेरा स्लिप डिस्क हो गया, वो सामने मेरा बंदा है वो तो 100 किलो उठा लेता, उसको कुछ नहीं होता. वो 100 उसने पहले दिन नहीं उठाया, उसने 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13. सो वी हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस. आज अगर हमें यंगस्टर्स, यूथ आता है इस किस्म की तकलीफें लेकर, इसलिए आता है कि दे आर ट्राइंग टू शॉर्टकट द प्रोसेस. डॉक्टर साहब, एक तो हो गया स्लिप डिस्क जो बहुत कॉमन इशू है, एक है जो अपर नेक एरिया में जो पेन होता है आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है. इनफैक्ट मैं शायद ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानती हूँ जिसके यहाँ पर अगर थोड़ा सा मसाज करें तो बेटर फील नहीं हो, या दर्द जैसे निकल रहा है वैसी फीलिंग ना हो. तो ये जो है इसके बारे में भी थोड़ा एनलाइटन कीजिए कि जो अपर नेक एरिया में पेन है उससे कैसे हम थोड़ा रिलीव कर सकते हैं. देखिए, जब मैं गर्दन के दर्द, अपर नेक पेन की बात करता हूँ या कमर की बात करता हूँ, तो हमें एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है. 80 से 90% लोगों में ये कष्ट डेंजरस, सिनिस्टर नहीं है. इसमें कोई मेजर सर्जिकल आउटकम नहीं होगा, इसमें कोई मेजर इन्फेक्शन या कैंसर नहीं होगा. ये आपकी दिनचर्या में कोई ना कोई बाधा डाल सकता है, क्योंकि ये चीज़ बार बार हो रही है. हम उस मेजॉरिटी पेन्स की बात करते हैं. इस एरिया में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा लोगों को तकलीफ होती है पोस्चुरल. जिस किस्म के हम लोग हमारे हैंड हेल्ड डिवाइसेस, जिसको हम स्मार्टफोन बोलते हैं, फ़ोन स्मार्ट है या हम स्मार्ट हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, या जिस किस्म के हम कभी कभी वर्क फ्रॉम होम वाले लोग पोस्चर लेते हैं अपने लैपटॉप्स को अपने वाकई लैप्स पर रख के, लेकिन उस समय वो लेटे हुए होते हैं और एक गर्दन को अजीब सी पोजीशन में ला के वो काम करते हैं, उस वजह से ये तकलीफ बार बार होती है. और इसके साथ साथ उसको सहने की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि हम उस डिवाइस को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, जो हमें इन सब चीज़ों से दूर रखता है, उसको हम भूल रहे हैं. वो हमारे शरीर का हिस्सा ही नहीं है. हम गाड़ी तेज चला रहे हैं, लेकिन गाड़ी में हम पेट्रोल डालना भूल रहे हैं. तो सबसे कॉमन कारण आपके नेक का प्रॉब्लम, गर्दन का प्रॉब्लम, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, बहुत कॉमन शब्द है. कोई कोई लोग टेंशन नेक सिंड्रोम, इन सब चीजों का कारण पोस्चर, अनएक्सपेक्टेड पोजीशनिंग विच यू फील, यानी आप टेढ़े मेढ़े लेट रहे हो और रियलाइज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप इतने
उस डिवाइस में जूझे हुए हो और बाकी सब कुछ भूल जाते हो कि आप एक टेढ़ी पोजीशन ले लेते हो। माँ बाप को आके बताना पड़ता है कि बेटा तुम सही नहीं हो या बिटिया तुम ठीक नहीं हो। वो और उसके साथ साथ आप में विटामिन कैल्शियम की कमी, आप बाहर जाते नहीं, आप धूप सेकते नहीं है, आप में विटामिन डी की कमी होगी। इन सब चीज़ों को एक साथ जब हो जाता है तो इंसान बहुत दुखी हो जाता है और ये दर्द होता है। फिर वो दर्द होने के बाद इंसान अपने आप को और दुखी करता है क्योंकि वो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करता है और फिर ये सेल्फ एस्टीम का इशू हो जाता है कि वो उसकी गर्दन भी लटकती है, उसका मन भी लटक जाता है। तो हमें ये एक मल्टी फैक्टोरियल कारण है। डॉक्टर साहब, आपने विटामिन B12, विटामिन डी की बात की, आपने कैल्शियम की बात की। कैल्शियम जो है उस पे इंडियन पेरेंट्स जो है बहुत यंग एज से जोर देते हैं। बच्चों को दिन में 3-3 बार दूध पिलाना, सुबह स्कूल से आने के बाद, रात को सोने से पहले, ताकि कैल्शियम ना कम हो जाए। तो जो मिल्क से कैल्शियम मिलता है वो कितना हम लोग एब्जॉर्ब कर पाते हैं हमारी बॉडी? क्या उतना काफ़ी है या फिर कुछ और रिसोर्सेज पे भी जाना चाहिए? एंड हाउ दिस चेंजेस विद एज? देखिए, विटामिन डी और कैल्शियम बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है और विटामिन B12 नसों की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। और चूंकि स्पाइनल कॉर्ड और बैक और नेक में हड्डियां भी हैं और नस भी है, हम D3, B12 और कैल्शियम को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। इनफैक्ट B9 या फोलिक एसिड को भी देते हैं, जिसमें फोलिक एसिड और B12 नसों को शक्ति देता है और D3 और कैल्शियम हड्डियों को देता है। अब D3 कैल्शियम की पहले बात करते हैं। D3 कैल्शियम में आपके दूध, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं। आपने सही कहा, मेरी माँ भी मुझे दिन में 3 मरतबा दूध देती थी। सुबह 1 गिलास, शाम को स्कूल से वापस आने के बाद दूसरा गिलास और रात को सोते समय तीसरा गिलास। हमारी जनरेशन को दूध अच्छा भी लगता था। आज की तारीख में किसी कारणवश, वो कारण हम नहीं बात करते आज, लेकिन किसी कारणवश ना तो बच्चे उतना दूध पीते हैं, ना माँ बाप शायद उनको उतना दूध देते हैं। उसके साथ साथ शाम को 4 बजे के बाद जब हम स्कूल से आते थे या दोपहर की जो 1 घंटे की ब्रेक या 45 मिनट की ब्रेक होती थी, तब बच्चे हम सब आउटडोर धूप में खेलते थे। संडे या थर्सडे हमारे स्कूल की छुट्टी होती थी, कई स्कूलों की सैटरडे को होती थी। हम दिन भर धूप में होते थे। आज का बच्चा सिर्फ हैंड हेल्ड पे खेलता है, लैपटॉप और मोबाइल पे खेलता है। धूप उसने सेकी नहीं है, तो विटामिन डी कहाँ से आएगा? आज दूध, दही, पनीर जो बनता भी है वो इतने इतने कंपोनेंट्स खाया जाता है और बहुत सारे लोगों को दूध के इल इफेक्ट्स ज़्यादा और पॉजिटिव इफेक्ट्स कम नज़र आ रहे हैं। अब इसमें अननोइंगली, बिना जाने, जो 30 नैनोमोल विटामिन D3 की वैल्यू होती है उसकी जगह पे लोगों का 15, 10 और कभी कभी 5 और 6 भी हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों की सहन शक्ति कम हो जाती है। कैल्शियम भी कम हो जाता है, क्योंकि ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट साथ में आती हैं। अगर इसके साथ आप B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी मान लो, जो वेजिटेरियन डाइट्स में हमारे देश में बहुत है, तो इन दोनों चीजों को साथ में मिला के आपकी गर्दन और पीठ के दर्दों का सबसे कॉमन कारण या को एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटी जो हम कहते हैं, यानी मैकेनिकल नुक्स तो होगा ही, लेकिन मेटाबॉलिक नुक्स भी जो है वो विटामिन डेफिशिएंसी माना जा रहा है। और इसमें डाइटरी हैबिचुअल चेंजेस जो आजकल हो रहे हैं वो, या प्रॉबेबली मेरी माँ अब 101 साल की होके गुजर गई हैं, वो कहती थी कि बेटा आज जो दूध मिलता है ना, जो हमने दूध पिया उसमें बहुत फर्क था। शायद वो सच कहती हूँ, मेरे पास एविडेंस तो नहीं है, लेकिन शायद हमारे दूध में उतना विटामिन डी और कैल्शियम है या नहीं है मुझे नहीं पता। शायद फोर्टिफिकेशन भी नहीं हो रही। तो इसकी वजह से हमारे बच्चे और जो यूथ है उसमें आज इस किस्म की डेफिशिएंसी भयंकर है, और उस वजह से आज ये तकलीफें बहुत ज्यादा हो गई और इसको लाइफस्टाइल प्रॉब्लम माना जाता है। इसको आप बीमारी नहीं मान रहे, इसको ये एक हिस्सा बन गया। जैसे आपने कहा, पीपल आर गोइंग थ्रू द पेन, ग्रोइंग थ्रू द पेन, अपनी सहन शक्ति, अपना रेजिलियंस, अपना फोर्टिट्यूड वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
जब हम इतने पेन को सह रहे हैं तो हमारे ब्रेन में भी जो न्यूरोलॉजिकल पाथवेज हैं वो बदल रहे हैं। कुछ ना कुछ ब्रेन के पास सिग्नलिंग ऐसी जा रही है जहाँ पे आप पेन से जो डैमेज हो रहा है उसको भी स्टोर कर रहे हो। तो प्लीज़ उसके बारे में भी थोड़ा एनलाइटन कीजिए, क्योंकि मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो इस तरह के पेन्स को बहुत सालों तक सहते रहते हैं और उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। सबसे पहले तो आई वुड वांट कि आप इस पे एनलाइटन कीजिए, और दूसरा फिर वो क्या कर सकते हैं? देखिए, आज हम उतना ही सहन कर सकते हैं जितना अपना शरीर सहन कर सकता है। उसके बाद कई लोगों का मन इतना स्ट्रांग होता है कि वो थोड़ा मन के ऊपर रिलाई करके अपने आप को और खींचते हैं। कई लोगों का डर बहुत स्ट्रांग होता है डॉक्टर साहब कि मुझे इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना है, उसलिए भी खींचते हैं अपने आप को। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि लोग डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं और सर्जन के पास जाने से और भी डरते हैं, कबूल। लेकिन अगर ये दर्द गर्दन और पीठ तक है, हाथों पैरों में नहीं जा रहा, हाथों पैरों में कमजोरी झुंझुनाहट नहीं आ रही, यूरिन मोशन के कंट्रोल पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, आप चलते चलते बैलेंस नहीं छूट रहा, आपका यानी हम चलते चलते गिर जा रहे हैं, या हाथ से पेन गिर रहा है, या मेरे कपड़ों का मैं बटन नहीं लगा सक रहा हूं, अगर ये सब चीजें नहीं हो रही तो ये लाइफ या लिम्ब थ्रेटनिंग नहीं है। पर उसका मतलब ये नहीं कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएं। हमें डॉक्टर के पास जाना जरूरी है अगर ये हफ्ते 10 दिन में खुद ब खुद ठीक ना हो। जैसे मैंने कहा, ज्यादातर प्रॉब्लम सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, लेकिन सबके सब प्रॉब्लम सेल्फ लिमिटिंग नहीं होते। उनकी जांच कराना जरूरी है। डॉक्टर को मिलिए, वो आपको बताएगा। हर पेशेंट जो मुझे मिलने आता है, मैं सर्जन हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि 100 लोग आते हैं तो 100 लोगों की मैं सर्जरी करता हूं। जी नहीं, 100 में से 95 लोगों की मैं सर्जरी नहीं करता। 5 को मैं सलाह देता हूं कि सर्जरी शायद आपको फायदा दे। उस 5 में से 3 या 4 सर्जरी कराते हैं, 1 या 2 उस जैसे होते हैं जैसे आपने कहा, जो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हम इसको खींच लेंगे। पर वो खींचने में, जैसे आपने कहा, आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर नेगेटिविटी, एक नेगेटिव वाइब्रेशन जरूर जाते हैं, और उसको पॉजिटिविटी में बदलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइजेस, फिजिकल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज, हर चीज को मॉडिफाई करना पड़ता है। और जिसको हम नेगेटिविटी कहते हैं वो भी हार्मोनल बेस्ड है, और जो पॉजिटिविटी है वो भी हार्मोनल बेस्ड है। अगर आप एक्सरसाइज करें, किसी और इंसान की मदद करें, तो आपके जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं जैसे एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन्स ज़्यादा आते हैं। आप में एक सहन शक्ति भी बढ़ती है और खुशी बढ़ती है, दर्द कम होता है। अगर आप अपने अंदर ही कुढ़ते रहें कि मैं तो दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं कुछ नहीं करना चाहती, तो आपका कॉर्टिजोल लेवल बढ़ता है और ये हार्मोन्स गिरते हैं। उससे आपका एड्रेनलिन, कॉर्टिजोन, नॉर एड्रेनलिन, ये चीज़ों की तकलीफ बढ़ती है, उससे आपकी नेगेटिविटी बढ़ती है। तो इसको बैलेंस करने में, हाँ, हमें अपने आप को डॉक्टर के पास ले जाना है। डॉक्टर आपको केवल एग्जामिन करके बताएगा आपकी लाइफस्टाइल या डाइट में क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, उसने एक्सरे करवा लिया, उसने थोड़े ब्लड टेस्ट करवा लिए देखने के लिए आपका कैल्शियम, विटामिन डी, B12 कितना है। उस चीज को हम गाड़ी तो ले जाते हैं ना मरम्मत करने के लिए, छोटी मोटी हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं हर 4-5 दिनों में। उसी तरह आपको अपना कैल्शियम, विटामिन D3, B12, फोलिक एसिड को लेवल में रखना है, अपना ब्लड शुगर बढ़ने से रोकना है, अपने यूरिक एसिड को बढ़ने से रोकना है, आप में किसी किस्म का आर्थराइटिस ना हो उसकी जानकारी करनी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ मेंटेन करना है। आपका शरीर एक रोल्स रॉयस गाड़ी है, उसको आपको मेंटेन करना है। तो आप प्लीज सहन करिए, लेकिन अपने आप को मेंटेन भी करिए। कौन सा ऐसा स्पाइन का पेन है जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिसको इग्नोर करना बहुत खतरनाक हो सकता है? एक पेन जिसको हम सिनिस्टर या डेंजरस पेन मानते हैं, वो पेन वो होता है जो रात को मिडल ऑफ द नाइट में हमारी नींद तोड़ता है। सपने की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं जेन्युइन फिजिकल पेन की, अगर आपको रात को आप सो चुके हो और उस सोने के घंटे 2 घंटे बाद स्पाइन में गर्दन से लेके पीठ तक कहीं पे भयानक दर्द हो और वो दर्द आपकी नींद तोड़ दे और वो मूवमेंट से थोड़ा और एग्रेवेट हो उस टाइम पर, उस पेन को हम सिनिस्टर पेन मानते हैं। सिनिस्टर यानी डेंजरस। उसमें आपके स्पाइन में इन्फेक्शन या कैंसर भी हो सकता है। मैं आपको वर्स्ट केस सिनारियो से शुरू कर रहा हूं। इसके बाद अगर हम लाइफस्टाइल थोड़ा मॉडिफाई करके, हमें दर्द हुआ, हमने 1-2 दिन आराम कर लिया, फिर हमने रिज्यूम की हमारी एक्टिविटीज, फिर वो दर्द वापस आ गया, फिर हमने 1-2 दिन आराम कर लिया, हमने थोड़ा टॉपिकल पेन या माइल्ड पेन किलर ले लिया किसी फैमिली फिजिशियन से, फिर भी ठीक नहीं हुआ, 2-3 हफ्ते के बाद वही दर्द रहा और वो हमारे एक्शियल स्केलेटन यानी गर्दन से पीठ तक रहा और वो हमें पीड़ित कर रहा है। उसके साथ साथ हमें थोड़ा बहुत बुखार भी आ रहा है, हमारा वजन भी कम हो रहा है, हमें कमजोरी का एहसास हो रहा है, भूख कम लग रही है। इन 3-4 चीजों के साथ बुखार, भूख, रात का दर्द जैसे मैंने कहा, और वजन कम होना, इन चीजों के साथ अगर पीठ का दर्द हो तो वो डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना है। हाँ, अगर वो दर्द हाथों पैरों में जा रहा है और जो मैंने रेड फ्लैग्स कहा है, लाल झंडे यानी यूरिन मोशन का कंट्रोल जाना, नसों में कमजोरी एहसास होना, एक हाथ हिल रहा है दूसरा कमजोर हो गया है, एक पैर की उंगलियां नहीं चल रही हैं, एक पैर से चप्पल बाहर गिर रही है दूसरे से सही चल रही है, इन चीजों में एसिमेट्रिक यानी लेफ्ट और राइट साइड में फर्क है, डॉक्टर को मिलना बहुत जरूरी है। सो दीज आर सिनिस्टर और रेड फ्लैग्स, लाल झंडे हैं। तो ये अगर किसी को सिम्टम्स है तो उनको कैजुअली नहीं लेना चाहिए और विल पावर के थ्रू उसमें अपनी पूरी सहन शक्ति लगा के उसको पावर थ्रू करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नहीं जी, ये डेंजरस हो सकता है बिल्कुल। और ये आगे चल के कुछ और बड़ी बीमारी की तरह भी शो अप कर सकता ये है। प्रॉब्लम रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल हो सकता है अगर आप इस समय रोक लें, और अगर वो बीमारी को रोका जा सकता है दवाइयों से, बेल्ट से, ब्रेसिंग से, सर्जरी से, एट्स द फाइनल आउटकम, और वो रिवर्सिबल में है, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में टीबी इन्फेक्शन स्पाइन में हो जाता है, दवाइयों से अमूमन 90% टीबी हो जाता है ठीक, लेकिन लोग उस समय तक इंतजार करते हैं जब तक उनका चलना फिरना बंद हो जाए। बहुत मुश्किल की बात है। जो स्पाइन में टीबी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। स्पाइन टीबी, स्पाइन ट्यूमर्स, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अगर हम अर्ली डायग्नोसिस से पकड़ लें, दवाइयों से ठीक हो सकती हैं, सर्जरी तक जाने की भी जाने जरूरत की नहीं नौबत पड़ती। नहीं आती। डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी 3 गलतियां हैं जो हम रोज कर रहे हैं जिसका बुरा असर पड़ रहा है हमारी स्पाइनल कॉर्ड पर? ओके, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन वो जो 3 शब्द है वो थोड़ा मुश्किल है। ये 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, 3 से कम भी हो सकती हैं, क्योंकि कई लोग जो मैं 3 बोलूँ वो शायद ना ही कर रहे हो, फिर भी उनकी पीठ में दर्द हो। देखिए, ज्यादा समय तक एक ही जगह बैठे रहना पीठ में दर्द दे सकता है। अब वो समय कितना है वो अलग अलग इंसानों में अलग अलग है, आपकी क्षमता अलग है, मेरी क्षमता अलग है, लेकिन अमूमन आधे पौने घंटे से ज्यादा बैठने में नॉर्मल इंसान को, मैं सन्यासियों की बात नहीं कर रहा, वो तो महीनों भर बैठ सकते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, वो एक अलग इवॉल्व लोग हैं, लेकिन हम जो लेसर मॉर्टल्स अपने आप को मानते हैं, आधे पौने घंटे के ज्यादा एक ही जगह बैठने में दिक्कत हो सकती है यूथ के लिए। अगर आप देखें स्कूल में भी 30 to 40 मिनट्स का पीरियड होता है, उसके बाद बच्चे हिलते हैं। आपको पता है हमारे कॉलेजेस में भी होता है ना, उससे ज्यादा नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा घंटा खींच लेते हैं, उसमें से आखिरी 20 मिनट में किसी का अटेंशन नहीं होती। वो आपको एक फिजिकल मूवमेंट की जरूरत होती है, तो ज्यादा कंटिन्यूअस बैठना नहीं। दूसरी गलती जो हम कर रहे हैं वो है आउटडोर एक्टिविटीज को निगलेक्ट कर रहे हैं। हम धूप में जा ही नहीं रहे हैं, हम इंडोर एयर कंडीशन कमरे, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमते हैं,
ट्रेनें भी एयर कंडीशन हो गई हैं, बसें भी एयर कंडीशन हो गई हैं, तो जो धूप, विटामिन डी वगैरह है वो नहीं ले रहे हैं। दूसरा, हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं जिसमें डेयरी प्रोडक्ट बहुत कम हो गया आज। लोग कहते हैं कि डेयरी के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होंगे, लेकिन फिर भी दूध, दही, आज पनीर, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वेजिटेरियन डाइट का, जिससे विटामिन डी आना चाहिए और कैल्शियम आना चाहिए जो बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है। ये हम निगलेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक अहम चीज़ जो लोग कबूल नहीं करते, लेकिन सच्ची बात यह है, लोगों ने कहा है कि आप 16 घंटे काम करिए और 8 घंटे आराम करिए। वो जो 8 घंटे जिसको हम कहते हैं लोगों को सोना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, वो रेस्ट लोगों को नहीं मिल रहा है। और अगर आप अपनी क्षमता से कम सोएं पिछली रात, तो अगला दिन हमको सबको पता है, हम चिड़चिड़े होते हैं, दुखी होते हैं, गर्दन दुखती है, पीठ दुखती है। तो एक वो पीरियड ऑफ रेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक फिजियोलॉजिकल चीज़ भी है। जब इंसान लेटता है तो जो दिन भर की हमारी जो डिस्क्स होती हैं, गद्दियाँ होती हैं, उनको लेटने के बाद एक रीहाइड्रेशन का समय मिलता है। आपको मैं जो एक बात बोलने लगा हूँ वो आपको थोड़ा सुन के अलग लगेगा, कि जब हम सुबह उठते हैं तब हम शाम को या रात को सोने से थोड़े से लंबे होते हैं। हम जब सुबह उठते हैं तब हमारी हाइट रीहाइड्रेटेड डिस्क 33 हमारी गद्दियाँ हैं ऊपर से नीचे, वो रीहाइड्रेट हो जाती हैं और शाम तक वो डिहाइड्रेट हो जाती हैं। तो हमारी जो हाइट है वो रात तक थोड़ी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू सुबह। और हाइट के साथ साथ, जैसे आप खुद जानते हैं, हम सब जो ज़रूरी काम होता है वो सुबह करते हैं। हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारा लुकिंग एट द प्रेजेंट, लुकिंग एट द फ्यूचर जो सुबह होता है फ्रेश स्टेट में, वो शाम तक नहीं होता। तो हम सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि हम जो निद्रा अवस्था है उसको हम अपने शरीर से निकाल रहे हैं। कोई कहता है मैं 8 की जगह 6 घंटे सोता हूँ, कोई कहता है मैं 6 की जगह 4 घंटे सोता हूँ। और सोते भी हैं तो दुखी दुखी सोते हैं, दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। वो एक चीज़ है जिससे हम जूझ रहे हैं, और वो मेरे हिसाब से जो गर्दन और कमर के साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जो केवल शारीरिक नहीं, एक उसमें मानसिक हिस्सा भी है, उसका सबसे अहम कारण है कि इंसान आराम नहीं कर, वो बेचैन रह रहा है रात। एपिसोड में बढ़ने से पहले एक रिमाइंडर आप सभी के लिए। हमें डेटा से पता चला है कि 91% लोग जो हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो अभी तक हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके इंटरेक्शन से, आपकी शेयरिंग से ये यूट्यूब को पता चलता है कि इस चैनल पर कुछ अच्छा काम हो रहा है। ये कॉन्वर्जेसन सुनने लायक है और सुनना ज़रूरी है, और फिर वो हमें और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। नाउ लेट्स गेट इनटू टुडेज एपिसोड। आज स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्पाइन के बारे में बात कर रहे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी कि जितने भी डॉक्टर्स के साथ मैंने पॉडकास्ट किए हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर्स से मौका मिला है इस पॉडकास्ट के थ्रू बात करने का। वो सारे ही लोग, मतलब मुझे अभी तक कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिला जिसने भगवत गीता ना पढ़ी हो। आप और मैं भी आज पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिला। मतलब हर डॉक्टर भी यहाँ पे जाकर यहाँ पर आकर एक्नॉलेज करके जाते हैं कि एक तो है जो सिम्टम्स में दिखाई देता है, स्पाइन के जो तकलीफ़ें हैं आपके एमआरआई में, एक्सरे में, स्कैन में कहीं ना कहीं शो करेंगे। लेकिन कुछ एक ऐसा दर्द होता है जो किसी भी एक्सरे में नहीं कैच हो रहा, और उस दर्द से भी लोग बहुत परेशान हैं। मतलब कि मैंने एक्सरे करा लिया, ब्लड टेस्ट करा लिया, सब जगह टेस्ट करवा लिए, मेरे तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो फिर मुझे दर्द क्यों हो रहा है? एंड दैट इज़ द वर्स्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, क्योंकि फिजिकल उसका ग्रॉस मैनिफेस्टेशन नहीं है, एक सटल मैनिफेस्टेशन है। ये सटल मैनिफेस्टेशन कहाँ पे हो रहा है पेन का, स्पेशली स्पाइनल पेन का? इस किस्म के पेशेंट बहुत आते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लिनिको रेडियोलॉजिकल मिसमैच, यानी एक्सरे एमआरआई पे बहुत कुछ दिख रहा है, पेशेंट को कुछ नहीं है, या पेशेंट बेहद दुखी है और एक्सरे एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल है। अब ये एक चीज है जिसको हम कहते हैं
एक परसेप्शन मिसमैच। एक चीज होता है जिसको हम फिनोमिनन कहते हैं और एक चीज है जिसको हम नाउनिमन कहते हैं। फिनोमिनन इज द वे दैट अ ह्यूमन बीइंग परसीव्स, यानी जो पुरुष परसीव करता है उसको फिनोमिनन माना जाता है, लेकिन जो क्रिएटर ने कंसीव किया है उसको नॉनिमन कहते हैं। यानी एक क्रिएटर है, हम क्रिएशन हैं। अब वो जब एक इंसान एक परसीव कर रहा है एक चीज को जो उसको कष्ट दे रही है, लेकिन सच्चाई में वो चीज नहीं है, तो ये बहुत दुखी हो जाता है। और जब ये पुरुष एक और पुरुष के पास आता है, मैं पुरुष और प्रकृति की बात कर रहा हूं, तो जब ये पुरुष पुरुष के पास आता है, प्रकृति के पास नहीं जा रहा है, यानी the individual soul is not connecting to the infinite spirit. No, individual is coming as a patient to a healthcare provider. यानी एक दुखी इंसान मेरे पास आ रहा है कि मुझे दर्द है, तकलीफ है, लेकिन मेरे एक्सरे एमआरआई सब नॉर्मल है, या थोड़ा बहुत 19-20 है, गाड़ी पे स्क्रैच है लेकिन डेंट नहीं है, इंजन सही है, मरम्मत की जरूरत नहीं है, और इंसान बहुत दुखी है। इसमें एग्जैक्टली वहीं पे हम शुरू होते हैं। ये वो नीड और ग्रीड, जिसको हम हायरार्की ऑफ नीड्स का प्रॉब्लम है वहां पे। जो आपने कहा वो एब्राहम मास्लो ने बहुत साल पहले कहा था कि यू हैव टू गो अप द हायरार्की ऑफ नीड्स फ्रॉम द लेवल ऑफ सर्वाइवल टू सिक्योरिटी टू स्टेबिलिटी टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी आप एक लेवल तक पहुंचोगे जहां आपने सब कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन उसके बाद एक ट्रांसेंडेंटल लेवल होता है जो हम लोग भूल जाते हैं। एक सेकंड माउंटेन भी होता है जो हमें चढ़ना होता है, वो इस उम्र पे जाके दिखता है कि उस पे भी मुझे चढ़ना था। वो तब अगर वो इंसान यंग एज से रियलाइज करे कि मुझे इस जिंदगी में सिर्फ खुद के लिए नहीं और सिर्फ अपने कष्ट पे नहीं देखना है, लेकिन पूरी दुनिया को भी कम दर्द देना है, तो उसको अपने दर्द सहने की एक अलग किस्म की क्षमता मिलती है, एक एबिलिटी मिलती है। और वो तभी मिलेगी जब वो अपने आप को काबिल समझेगा दूसरे इंसान की मदद करने के लिए। आज अगर हम एक डॉक्टर अपने आप को समझते हैं, और मैं ये चीज़ बहुत बिलीव करता हूँ कि डॉक्टरी एक फाइन आर्ट है, ये एक क्राफ्ट या ये फॉर्म ऑफ लेबर नहीं है। यानी जब कोई इंसान लेबर काम करता है वो अपने हाथों से करता है, सर्जन अपने हाथों से काम करता है, लेकिन हाथ के साथ उसका हार्ट और हेड, दिल और दिमाग भी काम करना है। जब दिल, दिमाग और देह एक साथ काम करेगा तब वो फाइन आर्ट बनेगा। अगर वो सिर्फ दिमाग और हाथों से काम करेगा तो वो एक क्राफ्ट है, और अगर वो सिर्फ हाथों से काम करेगा तो वो लेबर कर रहा है। डॉक्टर को थोड़ा आगे चलना है, अपने आप को उस इंसान से कनेक्ट करना है, और उसके अंदर जो दुख है उसको बाहर लाना है। और ये तब आएगा जब हम सामने वाले इंसान को समय दें। टुडे अ डॉक्टर हैज टू नॉट जस्ट लुक एट द पेशेंट बट सी द पेशेंट। द डॉक्टर हैज टू नॉट जस्ट हियर बट लिसन टू द पेशेंट। ध्यान से सुनना है। द डॉक्टर हैज टू नॉट जस्ट टच बट फील द पेशेंट। सिर्फ छूना नहीं है, उसको आपको दर्द एहसास करना है। यू हैव टू बी एम्पथेटिक, यू हैव टू बी नॉट सिंपथेटिक। उस पर आपको दया नहीं करनी है, जो उसका कष्ट है आपको अपने अंदर लेकर उसके जूतों में जाकर उसका अनुभव करना है। और डॉक्टर जो है वो बहुत समय से क्रिया करे जाता है, ड्यूटी करे जाता है, कर्म नहीं कर रहा। अभी आपको कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है, तब जाके सामने वाले इंसान का आप दर्द कम कर सकते हो। आपने बहुत डॉक्टरों को देखा होगा, और मैं भी था उस किस्म का। आपने कांटेक्ट किया, आपने डिफेंसिव मेडिसिन प्रैक्टिस की, और आपने डॉक्टर ने उतना ही बता दिया और ख़त्म कर दी बात। वहाँ कहानी नहीं ख़त्म होती, वहाँ कहानी शुरू होती है। आपको एक रिश्ता, एक कम्युनियन,
संजोग नहीं करना है, आपको जोगाजोग करना है, आपको उस इंसान के साथ एक बॉन्ड बनाना है, तब जाके आपका दर्द कम होगा। आपने बीच में कहा कि मैं भी ऐसा था। हाँ, जब मैं यंग था तो मैं भी बहुत जल्दी-जल्दी बहुत ध्यान से सुनना पेशेंट्स को, सिर्फ सिम्पटम्स सुन लिए और फटाफट दवाई लिख दी। ये आपने भी किया है क्योंकि हम में से पेशेंट्स का बहुत अनुभव रहता है कि डॉक्टर साहब सुनते ही नहीं हैं। जल्दी-जल्दी 5 मिनट में लिख देते हैं। देखिए आज आइदर यू कैन डू इनजस्टिस टू मेनी और जस्टिस टू अ फ्यू। मैं आज मेरे पेशेंट को 20 मिनट से आधा घंटा देता हूँ हर पेशेंट, लेकिन मैं तभी दे सकता हूँ जब मैं उतने ही लोगों को देखूं। अगर कोई इंसान कहता है मैं दिन में 100 पेशेंट देखता हूँ, तो वो नहीं दे सकता इतना समय। तो आपको ये समझना, इट इज अ रिस्पॉन्स। और आप उतना जब आप समय देंगे तब उस इंसान का दर्द आपको समझ में आएगा, तब आप बोल सकेंगे कि कब इस इंसान को सर्जरी की जरूरत है और कब नहीं जरूरत है। एक बहुत बड़े न्यूरोसर्जन थे, उन्होंने कहा था कि 3 महीने लगते हैं, डू नो हार्म नमक नामक की किताब लिखी थी उन्होंने अंग्रेजी में। उन्होंने कहा था 3 महीने लगते हैं ऑपरेशन कैसे करना वो सीखना, 3 साल लगते हैं ऑपरेशन कब करना वो सीखना, और 30 साल लगते हैं ऑपरेशन कब नहीं करना वो सीखना। इसलिए जो एक ट्रांजिशन फेज है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो मैं जो कैटरपिलर था वो ट्रांसफॉर्मेशन होके जो बटरफ्लाई बनता है हर इंसान, वो समय जो लगता है उसमें इंसान समझता है कि इस बंदे को सर्जरी की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ प्यार देना है, इसका हाथ पकड़ना है और इस इंसान को इस बेंड से आगे ले जाना है, ये एंड नहीं है। तो ये अगर हम कर सकें, और बैक और नेक पेन बहुत ज्यादा है जिसमें ये, जिसको हम साइकोसोमैटिक कंपोनेंट कहते हैं, आगे। डॉक्टर साहब स्पाइन में कहते हैं कि बहुत सारी हिडन पोटेंशियल होता है, बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। पहली बात तो हम अपनी स्पाइन का कितना पोटेंशियल एक्चुअल में यूज़ कर रहे हैं। ह्यूमन की एवोल्यूशन में स्पाइनल कॉर्ड के एवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। पहले हम चारों हाथों और पैरों पे चलते थे। स्पाइन कॉर्ड जब से उसने अपनी पोजीशन को रिफॉर्म किया तो हमारे 2 हाथ बिल्कुल फ्री हो गए और हम पैरों पे चलने लगे, और 2 हाथ फ्री होने से हमने पूरी दुनिया जो मैन मेड वर्ल्ड है ये सब बना दिया, जितनी भी चीज़ें हम आसपास देखते हैं, राइट? तो स्पाइन में बहुत ऐसे डीप सीटेड कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि फिजिकल भी हैं, जिसका हम कमाल देख ही रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है। जो भी हाथों से बनाया जा सकता था, जो भी कंफर्ट हो सकता था, आई थिंक हमने बहुत कुछ बना लिया है। दूसरा स्पिरिचुअल कैपेसिटी भी है, साइकोलॉजिकल डेफिनेटली एक एलिमेंट है। तो प्लीज़ हेल्प मी टू टैप इनटू दिस हिडन पोटेंशियल ऑफ स्पाइन जो शायद हमारी अवेयरनेस में नहीं है, लेकिन आपके सुझावों के साथ हम उस पे काम कर पाएँ। देखिए, मैं हमेशा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं स्पाइन एलिमेंट्स, रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर हूँ। क्योंकि 2 चीज़ें हैं, एक, हर पेशेंट जिसको मैं देखता हूँ, एग्जामिन करता हूँ, गर्दन का दर्द हो या पीठ का दर्द हो, दिमाग से जो संदेशे पैर तक जाते हैं और उनके उंगलियों तक, टोस तक जाते हैं, वो मुझे चेक करने पड़ते हैं। यानी पिछले 35 सालों से मैं रोज दूसरे एक इंसान के पैर छूता हूं। बात आपको समझ में आ रही है? और हिंदुस्तान में, हमारे देश में जो हमारी सभ्यता है और जो हमने सीखा है, पैर छूना, अपने आप को झुक के किसी और इंसान को स्वीकार करना, एक ह्यूमिलिटी जो हमें सिखाई जाती है, वो झुकने से आती है। तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूं कि मैं हर पेशेंट के पैर छूता हूं। दूसरी बात, और मैं उस हिस्से का इलाज करता हूं जो उसके सेल्फ एस्टीम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्या कनेक्शन है हमारी स्पाइन और सेल्फ एस्टीम में, डॉक्टर साहब? देखिए, अल्टीमेटली सेल्फ एस्टीम वो चीज है जो आप अपने आप को सुबह उठकर शीशे में देखते हैं।
वो आपकी सेल्फ स्टीम है। जिस इंसान को आप सुबह देखते हैं वही इंसान आप बनना चाहते हैं और उसको बदल के उससे बेहतर करना चाहते हैं। और वो सेल्फ एस्टीम उसी पर होती है। आप कभी भी देख लीजिए, आप कितने भी नींद में जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो आप अपने आप को चेस्ट आउट चिन अप करके देखते हैं, कोई भी इंसान हो। और वो कब होता है? जब आपकी रीढ़ की हड्डी सही हो, सीधी हो। हाँ, कोई कोई लोग होते हैं जो किसी कारणवश, बीमारियों के कारणवश झुक जाते हैं, या जिनकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, उनका सेल्फ एस्टीम अफेक्ट हो जाता है। उनका जो अपने आप को देखने का एक नजरिया होता है वो बदल जाता है। तो मतलब स्पाइन के जो इश्यूज होते हैं वो डायरेक्टली आपकी इमोशनल स्टेट को और वेलबींग को इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल। देखिए, एक बीमारी होती है जिसको हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। ये एक बीमारी होती है जिसमें एक इंसान झुकना शुरू हो जाता है और उसका जो सर है वो दीवार से दूर होना शुरू हो जाता है, जो उसके कान है वो दीवार से दूर होने शुरू हो जाते हैं, और उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। उसके हिप्स और उसके सेक्रोइलियक जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, गर्दन कम हो जाती है, और ये इंसान झुकना शुरू हो जाता है, फ्लेक्सिबल कम हो जाता है। और ये इंसान अपने आप को उस तरीके से नहीं देख सकता जिस तरीके से एक नॉर्मल इंसान जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। उस इंसान की सेल्फ स्टीम और जो इंसान उसका जुड़वा भाई हो लेकिन जिसको नहीं हो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उन दोनों की सेल्फ स्टीम का फर्क तो आपको नजर आ रहा है। हाँ, उसको ठीक करने के तरीके भी हैं, उससे जूझने के तरीके भी हैं, लेकिन आप अपने आप के बारे में सोचिए। अगर आप आगे झुके हुए होते और आपको सामने वाला जो ट्रैफिक लाइट है वो भी नजर ना आ रही हो, या ऊपर कुछ लिखा हुआ आप नहीं पढ़ सक रहे और आपको पीछे देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाना पड़ रहा है, या फिर ऊपर देखने के लिए अपने घुटनों को बेंड करके ऊपर देखना पड़ रहा है, ये कितना आपको अपने आप पर एक किस्म का दुख, एक किस्म की शर्म आनी शुरू हो जाए। शेम से भी रिलेटेड है स्पाइनल इश्यूज। बिल्कुल। हम इस पॉडकास्ट पे इमोशन रेगुलेशन की बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्वर्जेशन करते हैं कि अपने इमोशंस को आप क्या फील करते हैं, लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपके थॉट्स हैं, क्या आपके इमोशंस हैं, उनको कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं ताकि आप अपना पर्सपेक्टिव, अपना नज़रिया बेहतर कर पाएँ। तो आप कह रहे हैं कि जो स्पाइनल इश्यूज हैं वो आपके ये जो शेम जैसा इमोशन है उसको भी इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। अब तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है। एक्सीडेंटली एक मेरे पुराने पेशेंट ने मुझसे कनेक्ट किया। ये जवान लड़की थी जब मैंने इनका ऑपरेशन किया था, और ये 2002 की बात है जब सर्जरी की थी उनकी, और ये स्कोलियोसिस से सफ़र करती थी। इनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो चुकी थी। इन्होंने मुझे किसी और देश से कनेक्ट किया क्योंकि अब वो वहाँ रहती हैं, और उन्होंने मुझे रोते रोते बताया कि डॉक्टर साहब, मेरी अभी शादी भी हो गई है और मेरे 2 महीने का बच्चा भी है। तो एक जो हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलती है जब वही इंसान फोन पर रो रहा है लेकिन खुशी के आंसू हैं, और 22 साल के बाद आपसे कनेक्ट करता है और बताता है कि डॉक्टर साहब, आपने मेरा ऑपरेशन किया था, आपने स्क्रू रॉड डाले थे, मेरी टेढ़ी रीढ़ की हड्डी को जितना सीधा कर सकते उतना सीधा किया था। 3 4 5 साल बाद आपने वो स्क्रू रॉड निकाल भी दिए थे ताकि मैं नॉर्मल लाइफ जी सकूं, और आज मैं फला फला जगह फला फला चीज कर रही हूँ। बहुत सिग्निफिकेंट चेंज होता है आपके सेल्फ स्टीम। अगर आप काइफोटिक हो जैसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता है, या आप स्कोलियोटिक हो और आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा किया जाए आपकी नसों को कंफर्टेबली मेंटेन करके, तो फिर उस इंसान का एक आउटलुक टू लाइफ चेंज हो जाता है। सो डॉक्टर साहब, एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में किस तरह का ट्रीटमेंट है, या फिर एवरीडे प्रैक्टिस में अगर कोई इस प्रॉब्लम के थ्रू जा रहा है तो वो क्या कर सकता है? एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस
अमूमन मेडिकल डिजीज़ है, रूमेटोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। इसमें एक HLA-B27 नामक टेस्ट पॉजिटिव होता है यूजुअली, और इंसान बहुत स्टिफ हो जाता है, डिफॉर्म्ड हो जाता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, स्विमिंग, वॉकिंग, योग, हठ योग जो आप बोलती हैं, उसके जो भी कर सकता हो वो इंसान फ्लेक्सिबल रखने के लिए अपने आप को, प्रिवेंशन ऑफ स्मोकिंग, क्योंकि आपके चेस्ट पे भी वो अफेक्ट ना करे, इन सब चीज़ों के साथ साथ आज रूमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो हमारे भाई होते हैं, लेकिन हम सर्जन हैं, हम ऑपरेशन भी करते हैं, वो नहीं करते, वो हमसे ज़्यादा काबिल है दवाइयाँ देने में। उनके पास बहुत किस्म की दवाइयाँ हैं जो इस डिजीज़ को मॉडिफाई कर सकती हैं। बायोलॉजिकल किस्म की भी दवाइयाँ हैं जो इस बीमारी को चेंज करके थोड़ा कंट्रोलेबल कर सकती हैं। उससे जो सिवियर डिफॉर्मिटीज़ हैं उनको कम या अर्ली स्टेज में पकड़ के कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद ये डिफॉर्मिटी सिवियर हो जाए तो फिर इन पेशेंट्स को सर्जिकली दुरुस्त करना पड़ता है। और आज की तारीख में एज़ कम्पेयर टू 35 साल पहले जब मैंने ये सर्जरी सीखी थी और जब मैं सर्जन बना था, बहुत फ़र्क हो गया है, क्योंकि आज सर्जरी बहुत सेफ हो गई है। एडवांस हो गए हैं। बिल्कुल। As a driver, I have not become a better driver, but today I have my seat belt, I have my airbags. अ बेटर कार टू ड्राइव। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है, तो हम एज सर्जन्स तो उतने ही काबिल हैं। हमारे टीचर्स हमसे ज़्यादा ही काबिल थे, हमसे सीखे हैं, लेकिन उनके पास जो औजार थे और हमारे पास जो औजार है उसमें बहुत फ़र्क है। और चूंकि औजार बेहतर है तो जो कॉम्प्लिकेशन रेट्स हैं वो कम हो गया है, रिस्क ऑफ स्पाइन सर्जरी बहुत कम हो गई है। डॉक्टर साहब, जब स्पाइन का कुछ प्रॉब्लम होता है तो लोग सर्जरी कराने से बहुत ज़्यादा बचना चाहते हैं। एंड बहुत ऑब्वियस भी है कि स्पाइन में आप बोल रहे हो कि इतने सारे नर्व्स कनेक्टेड होते हैं, तो अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए सर्जरी में तो ये नर्व्स से आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम्स पे इम्पैक्ट आ सकता है। डेफिनेटली लोगों का डरना जायज़ भी है, लेकिन अगर आपको अवेयर करना हो स्पाइनल सर्जरीज के डर को लेकर तो आप क्या कहना चाहोगे? जी, मैं कहना चाहूँगा कि आज स्पाइन सर्जरी 35 साल पहले जब मैंने सीखी थी और आज बहुत सेफ हो गई है। दूसरी बात, स्पाइन सर्जरी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता, लास्ट ऑप्शन होता है। स्पाइन सर्जरी तब की जाती है जब सब नॉन सर्जिकल एवेन्यूज एग्जॉस्ट हो गए हैं। हमने सब दीवारों पर, दरवाजों पर खटखटा के देख लिया है और हमें फिर भी चैन नहीं मिला, और हमारे एक्सरे और MRI में नुक्स है जिसको सर्जिकली दुरुस्त किया जा सकता है, तब सर्जरी का बेहद फायदा होता है। सो व्हेन देयर इज अ क्लिनिको रेडियोलॉजिकल मैच, यानी पेशेंट का L4-5 डिस्क बाहर आ गई है, नस भयंकर रूप से दब रही है, अंगूठा पैर का कमजोर हो गया है, डिस्क लेफ्ट साइड पर आई है और लेफ्ट साइड का ही तकलीफ है, हमने पूरी कोशिश कर ली है, 1.5 महीना 3 महीने तक 19-20 इंप्रूवमेंट हुई थी, फिर तकलीफ आ गई है, कमजोरी अंगूठे की बढ़ रही है, हम काम से घर पे बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, हाँ वहां पर जाकर छोटा सा चीरा लेकर उस गद्दी के टुकड़े को वहां से निकाल के माइक्रो सर्जिकल पोजीशन करके उस नस को रिहा किया सकता। इसको जायज सर्जरी माना जाएगा और ये बहुत सेफ है आज की तारीख में। इस सर्जरी से 95 to 99% लोगों को फायदा होता है। 1% रिस्क है। अब 1% रिस्क तो गाड़ी चलाने में भी है, 1% रिस्क फ्लाइट पकड़ने में भी है, 1% रिस्क कोई अजीब चीज खाने में या पानी पीने में भी हो सकता है। तो ये रिस्क जिसको हम कहते हैं, ये एक्सेप्टेबल रिस्क माना जाएगा। बनिस्बत 35 साल पहले जब रिस्क ज्यादा था, मैं कबूल करता हूं, लेकिन आज रिस्क जो है और बेनिफिट जो है, ये जो दो शब्द हैं, इसमें आज बेनिफिट बहुत ऊपर है, रिस्क बहुत नीचे है, फायदा बहुत ज्यादा है।
और जो हानि करने की क्षमता है बहुत कम है। तो इसको समझ के आज आज अगर आपको सर्जरी वाकई ज़रूरत है, तो जो डर है उसको थोड़ा कम करिए। अपने आप को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जब आपको चाहिए, उसकी तरफ जाना चाहते हैं, तो बैलेंस कर लीजिए। डॉक्टर साहब, जब एक ओल्ड एज में आप आ जाते हो, जब लोग 60, 65, 70 की तरफ पहुंच जाते हैं, तो वो लाइफ को लेके थोड़ा रिज़ाइन हो जाते हैं। और ज़्यादातर ये जो स्पाइनल प्रॉब्लम्स है, ये इतना एग्रीवेट एक पर्टिकुलर एज पे जाने के बाद ज़्यादा होती हैं। आपकी बोन की डेंसिटी कम हो रही है, कैल्शियम डेफिशिएंसीज एग्रीवेट हो रही हैं बॉडी में। तो एक एज पे, और उस एज पे लोगों को लगता है मेरी लाइफ कितनी बची है, तो मैं क्यों करूँ सर्जरी, मैं खर्चा भी क्यों करूँ, और फिर मैं उस पेन के थ्रू भी क्यों गुजरूँ, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल पेन के थ्रू भी क्यों गुजरूं। आप वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी माँ 101 साल की थीं, हाल ही में गुजरी हैं। मेरी सबसे छोटी मासी 90 के करीब हैं और वो हमारे साथ हैं। एक और मासी जी हैं जो 95 95 के करीब हैं। तो अपने आप को नॉट यूजफुल टू सोसाइटी नहीं समझना। आप ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यास किसी भी लेवल में हों, आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने वाले हैं और आपका वहाँ रहना ज़रूरी है। तो ये मेंटल ब्लॉक तो आप चेंज कर लीजिए। हाँ, लेकिन जो एक ऊपर वाले ने किया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। औरतें 50 के आसपास मीनोपॉजल हो जाने वाली हैं। आदमी 60-70 के करीब रिटायर होके एक सिक्लूडेड लाइफस्टाइल में रहने वाले हैं और हड्डियों की जो खुराक है वो कम होने वाली है। ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, सार्कोपीनिया, ये सब चीज़ें होने वाली हैं। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल और क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए आज बहुत कुछ है। दवाइयाँ हैं जो आपके हड्डियों को तंदुरुस्त कर सकती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का बहुत बेहतरीन इलाज आ गया है पिछले 10, 15, 20 सालों में। गोलियां हैं, इंजेक्शन हैं, सप्लीमेंट्स हैं और आज ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जो वुमेन मेनोपॉजल होती हैं 50 के आसपास, 45 के आसपास, तब ऑस्टियोपोरोसिस बहुत सारी लेडीज़ में आ जाता है। अगर टेस्ट कराएं तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वुमेन को ऑस्टियोपोरोसिस होगा, क्योंकि बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से आपके बॉडी में ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो फिर आप मेनोपॉज के अराउंड क्या ऐसा सजेशन देना चाहते हो, या क्या एजुकेशन देना चाहते हो? बहुत अच्छा, मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये 50 साल की औरत को नहीं, 25 साल की औरत को सुनना चाहिए पहले। औरतों को ये पता रहना चाहिए कि हमारा पीक बोन मास, यानी हड्डी में जो कैल्शियम और विटामिन डी की क्षमता है, वो 30 और 35 के बीच तक ही बढ़ सकती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। तो जो औरतें हैं, लड़कियां हैं 20 और 35 के बीच में, उन्हें एडिक्वेट कैल्शियम और विटामिन डी लेना ज़रूरी है ताकि जब वो मीनोपॉज तक पहुंचें तब उनका पीक बोन मास, जो ओरिजिनल बैंक में पैसे डाले हैं 35 साल की उम्र तक, वो रहे। वो जो सेविंग्स अकाउंट में आपने डाला है वो 35 साल की उम्र तक डालिए। अगर आप वो डालोगे तब जाके जब आप मीनोपॉज करोगे 45 और 50 के बीच में, या किसी कारणवश अगर आपकी हिस्टेरेक्टमी की हो, यूट्रस निकाल दिया गया हो, बहुत औरतों का निकालना पड़ता है, तो आप नॉर्मल समय से पहले भी मीनोपॉज कर लेते हो। उस समय आपकी हड्डियों की खुराक चेक करनी जरूरी है। उसमें आपका बोन डेंसिटी चेक करना, जिसको हम डेक्सा स्कैन कहते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12, ये चेक करना ज़रूरी है। और अगर आपका बोन डेंसिटी कम हो, अपने हम उम्र लोगों से, एक चीज़ होती है जिसको हम T स्कोर और Z स्कोर कहते हैं,
अगर आपका टी स्कोर और जी स्कोर लो है आपके हम उम्र लोगों से, तो आपको विटामिन D3 कैल्शियम के साथ साथ दवाइयाँ लेनी है। आज की तारीख में दवाइयाँ बहुत इजीली अवेलेबल हैं, और दवाइयाँ 3 किस्म की ज़्यादातर हैं। एक जो गायनाकोलॉजिस्ट देते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट आपको हार्मोन, जिसको बोलते हैं मीनोपॉजल रिप्लेसमेंट या हार्मोनल थेरेपी कहते हैं, और एक सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर सर्म्स कहते हैं, ये दोनों दवाइयाँ देते हैं। ये हम ऑर्थोपीडिक स्पाइन लोग नहीं दे सकते, देते नहीं है, वो देते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। और ऑर्थोपीडिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, रूमेटोलॉजिस्ट मिलकर दूसरी दवाइयाँ देते हैं, जिससे दो और चीज़ें मैंने कहा। एक, बोन डेंसिटी नहीं गिरती, जिसको हम एंटी रिजॉर्प्टिव कहते हैं, दवाई से आपकी हड्डी मेंटेन होती है, आपके अकाउंट में पैसे कम नहीं होते। और दूसरे होते हैं एनाबॉलिक, जिससे आपकी बोन डेंसिटी बढ़ती है। तो हमारे पास ये 3 किस्म की दवाइयाँ हैं, 2 पर हमारा कंट्रोल है, एक पर गायनाकोलॉजिस्ट का कंट्रोल है। तो ये दवाइयाँ मेनोपॉज के बाद आज की तारीख में जो अवेलेबल है, 25 से 30 सालों तक दे सकती है। और इनको आप मिक्स एंड मैच करके 50 से 75 तक, अगर ज़रूरी पड़ा 50 पे, अमूमन 50 पे नहीं पड़ता, 60 पे पड़ता है, 65 पे पड़ता है, तो इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आदमियों में भी 60 और 65 के बीच में हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। स्मोकर्स में, मेल एंड फीमेल, आज औरतें भी सिगरेट पीती हैं, तो स्मोकर्स में बोन डेंसिटी ज़्यादा गिरती है, कम होती है। डायबिटिक्स में ज़्यादा गिरती है। जिन्होंने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इस्तेमाल किए हैं उनमें ज़्यादा गिरती है। बहुत लोगों ने स्टेरॉइड इस्तेमाल किए हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए, उनको जानना ज़रूरी है कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं इन द लॉन्ग रन। बहुतों को स्टेरॉइड देना पड़ता है एज अ लाइफ सेविंग, वहाँ पे उनकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। बहुतों को कोविड में स्टेरॉइड देना पड़ा था जान बचाने के लिए, उनकी भी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइफ सेविंग, वहाँ तो ज़रूरी है। दमे में भी देना पड़ता है स्टेरॉइड, जब आपको एस्मा होता है, वहाँ लाइफ सेविंग, वहाँ मत रोकिए। लेकिन जहाँ लाइफ सेविंग नहीं है वहाँ कम से कम स्टेरॉइड इस्तेमाल करें, सिगरेट ना पिए, डायबिटीज़ पे कंट्रोल रखें। इन सब चीज़ों से आपकी हड्डी या बोन हेल्थ बढ़ती है। धूप में जाइए, जैसे मैंने कहा, एक्सरसाइज करिए, रेगुलरली स्विमिंग करिए। डॉक्टर साहब, ये सवाल मैं इसलिए भी पूछना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये मानसिकता होती है कि दवाइयाँ नहीं खानी है, मुझे दवाइयों से बचना है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि हम पेन सह लेंगे? मैं बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ, पर्सनली अपनी फैमिली में भी देखती हूँ कि कोई बात नहीं, बुखार 3 दिन में ठीक हो जाता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अपना कोर्स रन करके ठीक भी हो जाती हैं, शायद वहाँ पर वो सोच सही भी है। लेकिन पेन थोड़े दिन में चला जाएगा अपने आप, या मेरे को दवाई नहीं खानी है, या मैं किसी और ऑल्टरनेट तरीके से अपने आप को ठीक करूँगी, मेरे को अंग्रेज़ी दवाई नहीं खानी है, आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन मेडिसिन्स। वहाँ पे आप क्या कहना चाहोगे? दवाई में एंटीबायोटिक और पेन किलर को दवाई मान रहा हूँ, लेकिन मैं सप्लीमेंट को दवाई नहीं मान रहा। अगर आप नेचुरल सोर्स से अपना कैल्शियम और विटामिन डी मेंटेन कर सकते हो, विटामिन B12 मेंटेन कर सकते हो, तो प्लीज़ दवाई मत खाइए अगर आप उसको दवाई मानते हो। लेकिन अगर आप नहीं मेंटेन कर सक रहे, तो आपको मदद लेनी पड़ेगी, सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। देखिए, बच्चा स्कूल जाता है, 35 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अगर वो बच्चा 35 नहीं कमा रहा, माँ बाप की पढ़ाई के बावजूद 35 नहीं कमा रहा, तो हम ट्यूशन टीचर रखते हैं कि नहीं रखते? ट्यूशन तभी दी जाती है जब अवेलेबल रिसोर्सेज से आप पास नहीं हो रहे। एम आई करेक्ट? ये हमारे ज़माने में था। आज अलग बात है कि 99 वाला भी ट्यूशन लेता होगा, वो अलग बात है, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। लेकिन मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे ज़माने में जो बंदा ट्यूशन लेता था वो वाकई डफर था, इसलिए ट्यूशन ले रहा है। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, 60 years बैक दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग। लेकिन आज अगर आप देखें तो ये सप्लीमेंट यूज करना और ट्यूशन यूज करना दोनों उतनी रफ्तार से ऊपर आ गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज से या सोर्सेज से नहीं मिल रहा आपको जो, और आज उसको मेजर करने के तरीके हैं ना। आप विटामिन D3 मेजर कर सकते हो खून में, विटामिन B12 मेजर कर सकते हो, फोलिक एसिड मेजर कर सकते हो।
अगर आप मेजर करके आपको पता चल रहा है कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम है, गाड़ी बंद पड़ जाएगी, तो आप तेल डालोगे, पेट्रोल डीजल डालोगे। उसी तरह आपको दवाई नहीं समझ के उसको एक फ्यूल समझ के लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स के बारे में बात की। जिन लोगों को स्पाइन की तकलीफ है, जिन लोगों की लोअर डिस्क में प्रॉब्लम है या अपर स्पाइन में प्रॉब्लम है, वो लोग पेन किलर्स पे स्विच हो जाते हैं। और मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो कई महीनों तक, कई सालों तक पेन किलर्स ही खाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज दैट हाउ सेफ इज द यूसेज ऑफ पेन किलर्स इन ट्रीटिंग स्पाइनल प्रॉब्लम्स फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन? आज पेन किलर्स का ओवर यूज, मिसयूज या अब्यूज बहुत ज्यादा है। कारण शायद यही है कि हमारी सहने की क्षमता या शक्ति कम हो गई है और अवेलेबिलिटी अक्रॉस द काउंटर बहुत आसान हो गया है। लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि पेन किलर केवल अनबेरेबल पेन अप टू 5 डेज यूज करके बंद करना चाहिए। अगर उसके बाद तकलीफ है, डॉक्टर को मिलिए, कारण ढूंढने की कोशिश करिए। आप रूट कॉज तक, नींव तक पहुंचने की कोशिश करिए, बनिस्बत ये कि आप अपने आप को अक्रॉस द काउंटर खरीद के दवाइयां खाते रहें। ये दवाइयां इन द लॉन्ग रन आपके किडनीज को, आपके लिवर को, आपके स्टमक को, आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर देंगी। आप नहीं चाहेंगे कि आपका पेन किलर आपके गुर्दे को या किसी और शरीर के हिस्से को इतनी बुरी तरह उसको घायल कर दे कि आगे जाकर आपको एडमिट होना पड़े अस्पताल में और आपकी जिंदगी जो 100 साल की थी वो 60 साल तक सीमित रह जाए। तो ये एक चीज समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, पेन किलर एक ऐसी चीज है, आज जो चीज 60 मिलीग्राम से ठीक हो सकती है, वही चीज को कल 90 मिलीग्राम लगेगा और परसों 120 मिलीग्राम लगेगा। मतलब बॉडी भी अडेप्ट करना शुरू हो जाती है उस पेन किलर के हिसाब से अपने आप को, फिर आपको ज़्यादा डोज लेनी पड़ती है। बिल्कुल, आपको उसी दवाई की डोज बढ़ानी पड़ती है क्योंकि आपका शरीर आदी हो जाता है उस दवाई को और उससे उतना असर नहीं होता। और इंसान एक ऐसा है कि जो कुछ थोड़ा मिलता है उससे और चाहता है, जल्दी चाहता है। वो एक, हम सब नदीदे हैं, हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं है। डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी 3 सबसे सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जो हम कर सकते हैं अपनी स्पाइनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए? 3 प्रैक्टिसेस। एक, शरीर को कुर्सी में बैठते समय थोड़ा इरेक्ट रखिए, गाड़ी में बैठते हुए थोड़ा इरेक्ट रखिए। हमेशा कुर्सी के पीछे के हिस्से में बैठ के बैठिए। नॉर्मली हम ऐसे यूं स्लाउच हो जाते हैं, ऐसे बैठ। यूं टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं जब हम कुछ कर रहे होते हैं। ये गलत बात है। यू हैव टू कम ऑल द वे अप और यूं बैठना होता है। उस तरीके आपकी स्पाइन इरेक्ट रहेगी। डॉक्टर साहब, जो लोग ऐसे नहीं बैठ पाते वो क्या करें? नहीं बैठ पाते हैं, 2 किस्म के होते हैं। एक जो काउच पोटैटो होता है, जो स्लाउच कर रहा है, जो आदत से मजबूर है और जो अपने आप में कुछ, उसको कोई सेल्फ एस्टीम है ही नहीं। लेकिन जो बंदा अपने आप को ऑटो सजेस्ट करके सही कर सकता है, वो अपना ख्याल रखना चाहता है। तो ऑटो सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इससे का कि आप अपने आप को सही बिठाएं। हाँ, जो वाकई टेढ़ा है, शारीरिक डिफॉर्मिटी है, उसको मदद लेनी है डॉक्टर की, उसको मदद लेनी है फिजियोथेरेपिस्ट की, उसको मदद लेनी है रूमेटोलॉजिस्ट की, जो भी माने आप, और अपने आप को ट्रीटमेंट करना है। और उसको स्विमिंग करनी है, उसको योग करना है, उसको बहुत कुछ करना है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो वो एक किस्म की चीज़ हुई। अपना पोस्चर इरेक्ट मेंटेन करिए। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़रूरी लगती है वो है कि आप अपने डाइट पर इतना तो अपने आप को ख्याल रखिए कि मैं कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 अपने डाइट में अच्छा रखूंगी। दूध, दही, पनीर
अगर आप नॉन वेज हैं तो नॉन वेज खाइए, उसमें भी बहुत कुछ होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, जो मेजॉरिटी हिंदुस्तान में वेजिटेरियन है, तो सलाद, फ्रूट खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, सोयाबीन खाइए, टोफू खाइए। जो प्रोटीन रिच चीज़ें हैं। हाँ, खाइए। इन सब चीज़ों से आपका विटामिन B12, फोलिक एसिड, D3, कैल्शियम बढ़ेगा और इसको मेंटेन करिए। ये डाइटरी एडवाइस हो गई। तो एक पोस्चरल हो गया, एक डाइटरी हो गया। तीसरा, मन को शांत रखिए। मैं शायद 35 साल पहले ये पॉइंट नहीं लाता, लेकिन आज ज़रूर लाऊंगा, क्योंकि 35 सालों से जो मैंने देखा है कि लाइफस्टाइल, साइकोसोमैटिक जो तकलीफ़ें हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं, पोस्ट कोविड बेहद ज़्यादा हो गई हैं। पोस्ट कोविड अपने आप को रिजुविनेट करके टू गेट बैक व्हाट वी हैव लॉस्ट, उस रैट रेस में साइकोसोमैटिक नेक एंड बैक पेन इतना ज़्यादा हो गया है कि जो मन की शांति है वो कहीं गायब हो गई है। तो अगर आप अपने पोस्चर, अपने डाइट और अपने मन को साथ रखें, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। डॉक्टर साहब, आपने साइकोसोमैटिक पेन्स की बात की, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। साइकोसोमैटिक स्पाइनल पेन्स होते क्या हैं? स्पाइन में साइकोसोमैटिक दर्द किस तरह के हो सकते हैं? साइकोसोमैटिक पेन उस किस्म का दर्द होता है जहां पे तकलीफ उतनी भयंकर नहीं है जितनी उस इंसान को लग रही है। अब वेयर एंड टेयर हर इंसान में होता है। मेरी उम्र 60 है, अगर मेरी उम्र 30 होती और मेरे सर पर एक सफेद लट आ जाती बाल की, अब मैं उसको दो तरीके से देख सकता हूं। बुढ़ापा आ रहा है, बहुत दुखी हो सकता हूं। जहां मैं अपने आप को बहुत वाइज समझ सकता हूं, विजडम आ रही है। उसी चीज को देखने के दो नजरिए हैं। अगर किसी इंसान को थोड़ा सा लोअर बैक में पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, वो ये भी सोच सकता है कि हाँ यार, मैं शायद पोस्चर मेरा ठीक नहीं है, मैं शायद दूध दही नहीं खा रहा हूँ, शायद मैं अपने आप को सही वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, इसकी वजह से हो रहा है। या फिर वो ऐसे देख सकता है, नहीं यार, ये मेरा बॉस मेरे से बहुत काम करवाता है, या मेरे घर वाले मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, इसलिए मुझे ये तकलीफ हो रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जो एक परसेप्शन है वो एक लेस ऑर्गेनिक पेन को ज्यादा ऑर्गेनिक बना देती है, यानी जो बेसिक जो तकलीफ है उसको मल्टीप्लाई कर देती है। लेकिन बेसिक तकलीफ होनी जरूरी है, एक मामूली लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट होना जरूरी है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करना वाला जो कॉज है, जो उसको मल्टीप्लाई करता है, वो आपकी फंक्शनल एलिमेंट है, वो आपकी इनएबिलिटी टू कोप विद द सिचुएशन, उससे होता है। और उसको सोमेटाइज करता है इंसान गर्दन या पीठ पे। अगर आप देखो, हेडेक, गिडीनेस तो होती है लोगों को, लेकिन गर्दन में और पीठ में किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल को अगर तकलीफ होती है तो वो गर्दन या पीठ में होती है। और गर्दन या पीठ का दर्द जितना मुश्किल है प्रूव करना, उससे ज्यादा मुश्किल है उसको डिस्प्रूव करना। नकार नहीं सकते आप, क्योंकि वही डॉक्टर आपको बोल रहा है कि एक्सरे और MRI भी नॉर्मल हो सकता है, फिर भी तकलीफ हो सकती है। तो जितना उसको स्वीकार करना मुश्किल है, उससे ज्यादा उसको नकारना मुश्किल है। इसलिए गर्दन और पीठ का दर्द साइकोसोमैटिक भयंकर होता है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे ये कॉन्वर्जेशन करके। अब हम इसके एंड की तरफ जा रहे हैं। एक सवाल जो आखिर में मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, वो ये है कि वो सक्सेस को कैसे देखते हैं? उनकी सक्सेस की परिभाषा क्या है? व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? आई हैव अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। मैं दुनिया में अपने बाहर जो है उसको मैं सापेक्ष की नज़र से देखता हूँ, रिलेटिव देखता हूँ। जैसे आपने कहा कि आपको नैरेटिव चेंज करना पड़ता है, लेकिन सक्सेस फॉर मी इज विद इन। आई हैव टू बी टुडे better than I was yesterday, and I have to be tomorrow better than I am today as a human being. मुझ में इंसानियत
कल जो आने वाला है आज से ज़्यादा होनी है, और आज मेरी इंसानियत जो कल गया है उससे ज़्यादा होनी है। इसको मैं सक्सेस मानता हूँ। फॉर मी हैप्पीनेस बिगेट्स सक्सेस। अमूमन लोगों के लिए सक्सेस बिगेट्स हैप्पीनेस। लोग कहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ इसलिए मैं खुश हूँ। मैं उसको उल्टे नज़रिए से देखता हूँ। मैं खुश हूँ इसलिए मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूँ। और खुश आप तभी होगे जब आप अपने नीड्स को फीड करोगे और अपने ग्रीड्स को कम करोगे। नीड्स और ग्रीड का जो ये आपने मंत्र दिया है, एक फॉर्मूला दिया है इस एपिसोड में, बहुत ज़रूरी है लोगों को ये समझना। एंड आई रियली होप कि इस बहुत ही कंपेलिंग जो कॉन्वर्जेशन हमने की है उसके बाद लोग डेफिनेटली इस डिफरेंस को समझेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। Thank you. I am honored, privileged, and I am really touched by everything that you've asked me. God bless you. थैंक यू सो मच God डॉक्टर bless you. साहब। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। आई एम श्योर आज का ये एपिसोड आई ओपनिंग एक्सपीरियंस रहा होगा आप लोगों के लिए। अपने कमेंट्स आपको जो लगा, आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर कुछ क्वेश्चंस आपके अनआंसर्ड रह गए हैं जिसका जवाब आपको ना मिला हो आज के इस एपिसोड में, वो भी लिख के बताइएगा ताकि हम अगली बार उनको कवर करने की कोशिश कर सकें। इस एपिसोड को किसी भी ऐसे 3 लोगों के साथ शेयर कीजिए जो किसी भी तरह की स्पाइन की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। आप उनकी बहुत बड़ी मदद करेंगे इस कॉन्वर्जेशन से। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।